हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को जो है हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें जो है टोटल 20 सेट दिया हुआ है, जिसमें से जो है 8 सेट जनरल स्टडीज का है, 8 सेट जनरल एप्टीट्यूड का है और 4 सेट जो दिया हुआ है वो जनरल लैंग्वेज का है। तो इसमें जो है हम लोग जनरल स्टडीज का जो है प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे, जिसमें से जो है हम लोग 6 सेट पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे सेट नंबर 7। तो जिनका भी अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम है उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे सेट नंबर 7। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है गर्म और शुष्क जलवायु, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है हल्की और गीली सर्दी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सदाबहार ओक के पेड़। उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की ये सब जो है विशिष्ट विशेषता है, तो ये सब जो है भूमध्य सागरीय जलवायु की जो है विशिष्ट विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य सागरीय जो है जलवायु की विशिष्ट विशेषता क्या है, तो गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जो है इसमें से जो है एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जो है दर्रा का नाम दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है राज्य का नाम। तो कौन सा दर्रा जो है कौन से राज्य में है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, तो ये सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, तो ये भी सही है। थर्ड में दिया हुआ है माना दर्रा। माना दर्रा दिया हुआ है सिक्किम, तो ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है जलेपला दर्रा। तो जलेपला दर्रा दिया हुआ है सिक्किम, तो ये भी सही है। तो बारालाचा दर्रा जो है कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। सिपकीला दर्रा कहाँ है, तो वो भी हिमाचल प्रदेश में है। थर्ड में दिया हुआ है माना दर्रा। माना दर्रा दिया हुआ है सिक्किम, तो ये गलत है। माना दर्रा कहाँ है, तो माना दर्रा जो है उत्तराखंड में है। कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट दिया हुआ है जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो बैकाल झील है। और बैकाल झील कहाँ है, तो बैकाल झील जो है रूस में है। कहाँ है, तो रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टोरेस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो टोरेस जल डमरू मध्य जो है किन दो द्वीपों के मध्य जो है ये स्थित है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सबसे छोटा कौन है। तो निम्न में से जो है सबसे छोटा देश कौन है क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे छोटा देश कौन है, तो बांग्लादेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। तो सागर का नाम दिया हुआ है और इसको जो है पूर्व से पश्चिम सही क्रम में जो है सजाना है। तो पूर्व से पश्चिम सागर जो है कौन कौन है, तो सबसे पूर्व में है बेरिंग सागर और सबसे पश्चिम में है कैरेबियन सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे पूर्व में हो जाएगा बेरिंग सागर, उसके बाद पीला सागर, उसके बाद लाल सागर और सबसे पश्चिम में कैरेबियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, परितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है।
तो परितंत्र को जो है किससे परिभाषित किया जा सकता है, तो जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे परितंत्र कहते हैं। तो परितंत्र किसको कहते हैं, तो जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे परितंत्र कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो समुद्री तरंग के कार्य के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती है। यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इनमें केवल छत ही बचती है जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपरदन के कारण तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें ही बचती है जिन्हें समुद्री भृगु कहते हैं। तो उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है, तो उपयुक्त में से जो है कितने कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें से जो है कोई कथन भी जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है, तो गंगोत्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तो भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश दिया हुआ है। तो ये गलत है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो उड़ीसा है। कौन है, यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे होगा उड़ीसा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी मैग्नीज की बृहद पेटी है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी मैग्नीज की बृहद पेटी नहीं है, ये लौह एशिया की जो है बृहद पेटी है, लोहा की है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, प्रतिशत के आधार पर उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन राज्यों में प्रथम है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट कि प्रतिशत के आधार पर उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन राज्यों में जो है प्रथम नहीं है। तो इसमें पूछा है उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतिशत के आधार पर जो है मैग्नीज उत्पादन राज्यों में जो है प्रथम राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य कड़ी होने के साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं क्योंकि। तो विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं क्योंकि यह बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस आधार पर कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। तो ये जो है किस आधार पर माना जाता है, तो ये जो है केंद्रक की संरचना के आधार पर माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न युग्म पर विचार करें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है खसरा रोग। खसरा रोग दिया हुआ है पैरामिक्सोवायरस। तो खसरा रोग जो है दिया हुआ है पैरामिक्सोवायरस और इसको जो है मोबैली वायरस भी कहते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है पित्त ज्वर। पित्त ज्वर दिया हुआ है आर्थोमिक्सोवायरस। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है हर्पीज रोग। हर्पीज रोग जो है दिया हुआ है अर्बोवायरस। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित है, तो कितने युग्म जो है इसमें सही सुमेलित है। तो फर्स्ट में दिया हुआ था खसरा रोग। खसरा रोग जो है पैरामिक्सोवायरस से होता है, तो ये सही है।
सेकंड में दिया हुआ है पित्त ज्वर, पित्त ज्वर में दिया हुआ है आर्थोमिक्सोवायरस। पित्त ज्वर जो है आर्थोमिक्सोवायरस से नहीं होता है, ये जो है अरबोवायरस से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हर्पीज रोग। हर्पीज रोग जो है किस वायरस से होता है, तो हर्पीज रोग जो है हर्पीज वायरस से होता है। तो इसमें पूछा था कितने युग्म सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक युग्म जो है सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा। तो यदि मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा। तो आरबीसी के व्यास में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है और इसमें से जो है कौन सा कथन सही नहीं है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट, पित्त में जो है किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है पित्त वसाओं के पायसीकरण में सहायक पदार्थ होता है, तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थ के पीएच को उदासीन करता है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है जो अग्नाशय एंजाइम की क्रिया को प्रेरित करता है, तो ये भी सही है। तो इसमें से जो है पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित में से जो है असंगत युग्म का पहचान करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है लक्षण या कार्य और सूची 2 में दिया हुआ है पादप हार्मोन और इसमें से जो है असंगत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है गैसीय पादप हार्मोन। गैसीय पादप हार्मोन जो है एथिलीन हार्मोन से होता है, तो ये सही है। सेकंड में दिया हुआ है बाष्पोत्सर्जन की कमी। तो बाष्पोत्सर्जन की कमी एब्सिसिक अम्ल से होता है, तो ये भी सही है। थर्ड में दिया हुआ है जरा अवस्था में विलंब। जरा अवस्था में विलंब जो है जिब्रेलिन दिया हुआ है, तो ये गलत है। जरा अवस्था में विलंब जो है कौन हार्मोन करता है, तो जरा अवस्था में विलंब जो है साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है शिखाग्र प्रधानता। शिखाग्र प्रधानता जो है ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा होता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो। तो अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम क्या है। तो निम्नलिखित में से पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम पूछा है, तो इसका जो है सही क्रम है युग्मक जनन, परागन, निषेचन, फल एवं बीज और अंकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा संभव है। तो टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन जो है पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से किस विधि द्वारा संभव है। तो पुष्पों पर जो है हार्मोन छिड़कने से जो है संभव है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में जो है सही कथन को चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है ये रेखाएं एक बंद वक्र होती है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है अधिक प्रबल क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं निकट होती है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसमें जो है पूछा सही कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है एक बंद वक्र होती है, अधिक प्रबल क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं निकट होती है और दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है।
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश से क्रांतिक कोण के कारण उसी माध्यम में वापस परावर्तित होता है, उसे जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में सही सुमेलित करें। तो इसमें जो है सही सुमेलित करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है वेग समय का समीकरण। तो वेग समय का समीकरण दिया हुआ है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये जो है गलत दिया हुआ, ये जो है गलत दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है समय स्थिति समीकरण। समय स्थिति समीकरण क्या होता है? तो v बराबर u प्लस at, तो ये भी गलत दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है वेग स्थिति समीकरण। वेग स्थिति समीकरण दिया हुआ है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये भी गलत है। तो इसमें सही सुमेलित करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है? तो किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है? तो विद्युत ऊर्जा को जो है आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति बढ़ने और तरंग दैर्घ्य घटने के संदर्भ में सही है? तो कौन आवृत्ति बढ़ने और तरंग दैर्घ्य को घटने के संदर्भ में सही है? तो इसमें जो है हो जाएगा रेडियो तरंग, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद दृश्य प्रकाश, उसके बाद परावैज्ञानिक विकिरण और उसके बाद गामा किरणें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रकृति होती है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज की जो है प्रकृति क्या होती है? तो उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक जो है फ्यूज का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होता है। ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना करें। तो ब्लॉक पर जो है कितना बल लगेगा? तो इसमें फॉर्मूला लगेगा F बराबर ma, बल बराबर जो है फॉर्मूला होगा द्रव्यमान गुने त्वरण। तो इसमें जो है द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? तो द्रव्यमान 20 दिया हुआ है और त्वरण कितना दिया हुआ है? तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो बीचों 80 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, रदरफोर्ड को पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो है परमाणु नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो कौन सा जो है इसमें तत्व नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है उपधातु, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है गैस, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अधातु और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो कौन सा जो है तत्व नहीं है? तो इसमें जो है गैस जो है तत्व नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें से जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट मुलायम और फिसलन युक्त होता है। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? तो इसका जो है उदाहरण है Al2O3 और ZnO। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कल्हण के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ?
तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मुहरों, लेखन और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कच्चे माल का आयात घट गया। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम क्या है? तो मुहरों, लेखन और बांटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात घट गया और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 33, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्व कोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? तो इसका रचना जो है चौथा बौद्ध संगति में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो ये जो है गर्त निवासों के अवशेष जो है कौन से स्थान से मिला है? तो ये मिला है बुर्जहोम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है अभिलेख का नाम दिया हुआ है और एक तरफ शासक का नाम दिया हुआ है, और इसमें से जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख से जो संबंधित है, कौन सा शासक संबंधित है इससे? तो गौतमी पुत्र बलश्री। तो ये सही है। नेक्स्ट में है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख से जो है विजय सेन जो है संबंधित है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से जो है स्कंद गुप्त शासक जो है संबंधित है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से जो है दिया हुआ है पुलकेशन द्वितीय। तो ये गलत है। मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है मालवा नरेश यशो बर्मन से था। किससे था? तो मालवा नरेश यशो बर्मन से था मंदसौर अभिलेख का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संगमकालीन व्यापार के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है, और इसमें से जो है कौन सा कथन सही नहीं है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। तो ये जो है गलत है। व्यापारी जो है सामानों को ले जाने के लिए समुद्री जहाज और सड़कों दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जब पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन जो है कौन किए थे? तो इस पत्रिका का संपादन किए थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के विषय में जो है कथन दिया हुआ है, और इसमें से जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है कलकत्ता के बाहर रहने वाले सभी अंग्रेज तथा भारतीय इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी अंग्रेज आते थे। कलकत्ता में रहने वाले भारतीयों के झगड़े को यह तभी सुन सकता था यदि दोनों पक्ष इसके लिए स्वीकृति दें। तो इसमें से जो है पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 और ना ही 2, दोनों में से जो है कोई भी जो है सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही कालानुक्रम का पता करें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? तो ये जो है आया था मार्च 1942 में। कब आया था? तो यह आया था मार्च 1942 में। सेकंड में दिया हुआ है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो है कब बना? ये बना था मार्च 1946 में। थर्ड में दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था अगस्त 1942 में। नेक्स्ट में दिया हुआ है बेबेल योजना। बेबेल योजना जो है कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था जून 1945 में। तो इसको जो है कालानुक्रम में सजाना है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। फर्स्ट में जो है हो जाएगा क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। नेक्स्ट में उसके बाद जो है हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ अगस्त 1942 में। उसके बाद आया बेबेल योजना। बेबेल योजना आया था जून 1945 में। और उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो है मार्च 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किस राष्ट्रवादी नेता ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न मध्य वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो ये जो है कौन पहचाने थे? तो ये जो है ये इस तथ्य को जो है पहचाने थे बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42। बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो ये था बॉम्बे हेराल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है आरंभिक राष्ट्रवादियों ने जनता के बीच अपने लोकतांत्रिक अधिकार आधार को विस्तृत किया। सेकंड ऑप्शन में है आरंभिक राष्ट्रवादियों ने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से जो है पूछा था कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है आरंभिक राष्ट्रवादियों ने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया और आधुनिक लोगों को लोकप्रिय बनाया। तो ये कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 1920 में पंजाब में शुरू हुए अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था गुरुद्वारों के प्रबंध का शुद्धिकरण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रारंभिक चरण में कंपनी के निर्धारित उद्देश्य क्या थे? तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रारंभिक चरण में कंपनी के निर्धारित उद्देश्य क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन में है भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए किसानों व बुनकरों को प्रोत्साहन देना। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है भारत की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर राजस्व पर एकाधिकार करना। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रारंभिक चरण में कंपनी का निर्धारित उद्देश्य था भारत की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर राजस्व पर एकाधिकार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था से था? तो सूर्यास्त नियम का संबंध जो है किस भूमि व्यवस्था से था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है महालवाड़ी। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इस्तमरारी तथा महालवाड़ी। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है इस्तमरारी और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है रैयतवाड़ी। तो सूर्यास्त नियम का संबंध जो है इस्तमरारी बंदोबस्त से था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 3। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी PSC AEDO का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो आप जितना हो सके उतना आप रिविज़न कीजिएगा।